थे सदा वत्सले वात्रभो में सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऑनरेबल जजेस के द्वारा या ऑनरेबल बेंचों के द्वारा जिस प्रकार से अलग अलग मामलों में एक ही बात के डिफरेंट इंटरप्रिटेशन होते हैं, उस मामले को लेकर बिहार के गवर्नर ने एक स्टेटमेंट दे दिया। अब वो स्टेटमेंट इतना बड़ा है कि मुझे लगता है कि वो स्पार्क कर जाएगा। देश में उस विषय पर चर्चा होनी स्वाभाविक है। फेक न्यूज़ है। हम सब जान रहे होंगे कि एक यूट्यूब पर काम करने वाला लड़का, एक पत्रकार, युवा पत्रकार मनीष कश्यप ने कोई बात कही और उस बात को लेकर उन्होंने कहीं से वो न्यूज़ उठाई, तमिलनाडु से उठाई या कहीं से उठाई, और तमिलनाडु में कुछ छपा होगा या नहीं छपा था, वहाँ से न्यूज़ उठाई या बिहार में कुछ बातों को लेकर बात करनी शुरू की और वो बात पूरे देश को बताई। जब उसमें बिहार सरकार ने मुकदमा कर दिया तो बिहार सरकार के मुकदमा या सरकार ने मुकदमा कर दिया तो सरकार के मुकदमे के खिलाफ वो मामला कोर्ट में जाता रहा, सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे। मनीष कश्यप की साहब ये हमारे पास जो डेटा है वो डेटा यहाँ से आया, वहाँ से आया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष कश्यप को जेल भेज दिया, कहा कि नहीं, ये फेक न्यूज़ है और फेक न्यूज़ पर किसी प्रकार का कोई वो नहीं होना चाहिए और फेक न्यूज़ के मामले में कोई ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए, ऐसा कुछ इंटरप्रिटेशन कर दिया। दूसरी तरफ इसी प्रकार का एक मामला मणिपुर का आया, हम सब जान रहे हैं। इसी प्रकार का एक मामला उत्तर प्रदेश के हाथरस का आया था, जिसमें कोई दक्षिण भारत से एक पत्रकार मत बंधु आए, उन्होंने दुनिया भर की बात करनी शुरू की, उनकी गिरफ्तारी होगी, उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको जेल भेज दिया। मणिपुर, हम सब जान रहे हैं, मणिपुर जल रहा है, वहाँ जल रहा था और मणिपुर में आपसी क्लैश चल रहा था, राज्य के अंदर लोग लड़ रहे थे। इसको गृह युद्ध नहीं कहना चाहिए, कई लोगों ने उसको गृह युद्ध का इंटरप्रिटेशन किया। गृह युद्ध का मतलब ये होता है कि सरकार उसको रोकने में सक्षम नहीं है, दो एथनिक ग्रुप आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ लोग आपस में लड़ रहे हैं, दो ग्रुप्स लड़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उसको गैंगवार भी कह सकते हैं या उसको कोई और इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं या भेदभाव, जो भी उसका शब्द दिया जाए। तो मैती और कुकी, जो मैती है वो ओरिजिनल इनहेबिटेंट है वहाँ का, कुकी जो है वो बाहर से आया हुआ है। कुकी ईसाईयत को फॉलो करता है, मैती हिंदुस्तानी रिलीजन को फॉलो करता है। कुकी जो है वो बहुत बड़े हिस्से पर 90% 80% प्रॉपर्टी पर कुकी का कब्जा है, जबकि आबादी उनकी बहुत कम है। और जो मैती है वो वहाँ लेबर क्लास है। मैती को एसटी का दर्जा दे दिया हाई कोर्ट ने। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ कुकियों ने प्रदर्शन कर डाला और झगड़े हो गए। झगड़ों में उन्होंने मैतियों को मारना शुरू किया। मैतियों ने जब पुलिस फोर्स इनसफिशिएंट हो गई तो मैतियों ने अपनी आत्मरक्षा में भी उन्होंने उधर से करना शुरू कर दिया, दोनों में झगड़े बढ़ गए। अब झगड़े बढ़ गए तो पुलिस फोर्स काम करने लगी या जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो काम करने लगी, और लेकिन फिर भी छुटपुट घटनाएं होती रहीं। ऐसे मामलों में अब पत्रकारों का इंटरेस्ट लेना स्वाभाविक था। वो मणिपुर गए। मणिपुर जाने के बाद उन्होंने तमाम तरह की ये ओरिएंटेशन कर डाला, देश भर को बता डाला कि भाई ये मणिपुर में चल रहा है। मणिपुर की जो स्थिति बताई गई वो मणिपुर सरकार के द्वारा बताई गई स्थिति है। मणिपुर सरकार की जो सिचुएशन है, इन्वेस्टिगेशन में जो निकला है उसके विरुद्ध थी, यानी कि वो फेक न्यूज़ थी। उन फेक न्यूज़ के मामले में मणिपुर में मुकदमे फाइल हो गए, सरकार ने मुकदमे कर लिए कि भैया ये हमारे यहाँ की न्यूज़ें गलत तरीके से दिखा रहे हो। वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट आया। फेक न्यूज़ एक ही टर्म है। बिहार के गवर्नर का मानना था, बिहार में ऑनरेबल गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर, जो कि गोवा से आते हैं, गोवा में मिनिस्ट्री में भी रहे, बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं, लेकिन आज की तारीख में वो बिहार के गवर्नर हैं। और चूँकि मनीष कश्यप भी बिहार का ही रहने वाला है और वो लड़का, मतलब वो पत्रकार बिहार का युवा पत्रकार है, और बिहार के अंदर जो गड़बड़ चलती रहती है, पुल गिरा, ये गया, वो हुआ, उस मामले में वो देश को बताता रहता है। मीडिया जिन मामलों को कवर नहीं कर पा रही होगी उन मामलों को उन्होंने कवर करके यूट्यूब या दूसरे चैनलों पर, या जो भी पत्रकार जो मीडियम उसको मिलता है उस मीडियम का इस्तेमाल करता है। एक बात और यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि बहुत सारे लोग ये शब्द इस्तेमाल करते हैं यूट्यूबर। ये यूट्यूबर शब्द जो है वो यूट्यूब ने दिया हुआ है और इसमें लोगों की इंसल्ट भी कर देते हैं। वो इंसल्ट से मतलब है कोई एडवोकेट है, कोई जज है, कोई पत्रकार है, कोई बड़ा
प्रोफेशनल व्यक्ति है वो अपनी बात को किसी न किसी माध्यम से देता है। जिस माध्यम से वो बात देता है, हो सकता है फेसबुक से देता हो सकता है यूट्यूब से देता हो सकता है इंस्टाग्राम से देता हो, बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं, कुछ इंटरव्यू हो सकते हैं, कुछ लाइव मीडिया हो सकती है, कुछ प्रिंट मीडिया हो सकती है और उसमें आर्टिकल लिखे जा सकते हैं। ऐसे लोग अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, तो उनको अगर यूट्यूबर कह दिया जाए, उनको अगर फेसबुकिया कह दिया जाए, तो फिर ये कहा इसलिए जाता है क्योंकि ये लोग फिर जो बुद्धिजीवी समाज है वो फेसबुक से दूर जाने लगता है, यूट्यूब से दूर जाने लगता है। वो इंतज़ार करता है कि जिनका सम्मान हो उन सम्मानों को करा जाए। लेकिन हाँ, पत्रकार अगर वो यूट्यूब पर बोलता है, पत्रकारिता कवर करता है, तो उसको भी यूट्यूबर कह देते हैं, जबकि वो पत्रकार है, उसका काम है सूचनाओं को इधर से उधर आदान प्रदान करना। इसलिए मुझे लगता है इस शब्द को लेकर कुछ बचना चाहिए। लोगों को ये सोचना चाहिए कि एक व्यक्ति अपने 24 घंटे में 23 घंटे कुछ करता है, 1 घंटा आधा घंटा अगर वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है और देश को वो कुछ संबोधन करता है और उसके मन में जो विचार, जो रिसर्च रहती हैं उनको वो देश को बताता है, इसका मतलब वो यूट्यूबर नहीं। यूट्यूबर उसको कहा जाता है जो केवल यूट्यूब के माध्यम से ही अपना भरण पोषण करता है, उसके पास कोई दूसरा काम नहीं है। लेकिन अगर किसी सम्भ्रांत व्यक्ति को यूट्यूबर कह के आप बुला देंगे तो फिर वो संभव है कि अपने विचारों को यूट्यूब पर रखना बंद कर देगा, वो अपने विचारों को फेसबुक पर रखना बंद कर देगा और ये मान लेगा कि मुझे जो करना चाहिए वो मुझे करना चाहिए। उससे उसके प्रोफेशन पर बहुत बड़ा फ़र्क आता है, क्योंकि वो जिस प्रोफेशन का है वहाँ पर भी लोग उसको यूट्यूबर कहने लगते हैं। फिर उसका जो अपना सम्मान है अपने प्रोफेशन में, किसी वकील का अपना सम्मान है, किसी जज का अपना सम्मान है, वो वहाँ से डिग्रेड होना शुरू हो जाता है। और जब वो डिग्रेड होना शुरू हो जाता है क्योंकि उसकी पहचान के रूप में लोग कहने लगते हैं अच्छा वो जज साहब वो यूट्यूबर हैं, वो वकील साहब वो यूट्यूबर हैं, वो प्रोफेसर वो यूट्यूबर है, ऐसा कहना शुरू करता है, तो फिर वो प्रोफेसर कम और यूट्यूबर ज़्यादा हो जाता है। तो वहाँ से फिर वो विरत होना शुरू कर देता है, वहाँ उससे फिर वो वहाँ से हटने लगता है। और हम देश के जो नौजवान हैं, जो नैरेटिव तय करते हैं, फॉल्स नैरेटिव तय करने वाले लोग हैं, वो फिर सफल हो जाते हैं। जैसे कम्युनिस्ट है, वो फॉल्स नैरेटिव तय करते हैं, वो फॉल्स विमर्श तय करते हैं और उस विमर्श के आधार पर लाखों लोगों को वो गलत अवधारणा बन जाती है, जिसका परिणाम पूरे समाज को, पूरे देश को भुगतना पड़ता है। इसलिए आप लोगों से मुझे रिक्वेस्ट है कि जैसे मनीष कश्यप का मामला है तो उसको यूट्यूबर मत कहिए। मनीष कश्यप जी यूट्यूबर नहीं हैं, वो एक पत्रकार हैं। पत्रकार अपनी बात, उसको कहीं नौकरी नहीं मिल रही, कहीं काम नहीं मिला, तो फिर उसने अपनी बात एक चैनल के माध्यम से कहनी शुरू की और वो इतना बड़ा माध्यम बन गया कि सरकारें हिल गईं। सरकारों को ये लगा कि नहीं, ये व्यक्ति अगर ऐसे ही चलता रहा तो समस्या खड़ी हो जाएगी। फेक न्यूज़ के मामले में मुकदमा कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसका इंटरप्रिटेशन करते हुए उसको रिलीफ नहीं दिया। तो बिहार के गवर्नर हैं ऑनरेबल जस्टिस राजेंद्र आर्लेकर, ऑनरेबल गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज की उपस्थिति में, एक्चुअली एक व्याख्यानमाला चल रही थी और उस व्याख्यानमाला में 2 लोग, बड़े लोग उपस्थित हुए, बिहार के गवर्नर उपस्थित हुए और सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस अरविंद कुमार उपस्थित हुए। ऑनरेबल जस्टिस अरविंद कुमार कर्नाटक के ही, जहाँ तक मैं जानता हूँ वो कर्नाटक से ही हैं, और ऑनरेबल गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर जी वो गोवा से आते हैं, अगल बगल का ये मामला भी है। तो वो उपस्थित थे। राजेंद्र आर्लेकर साहब का स्टेटमेंट चल रहा था, उन्होंने कहा कि देखो भाई, हम कोई एक धारणा करने में सफल नहीं हुए। एक ही शब्द, एक ही लेटर में एक व्यक्ति को हम रिलीफ नहीं देते, दूसरे को हम रिलीफ देते हैं। क्योंकि वो एडिटर्स गिल्ड का मामला था, इसलिए एडिटर गिल्ड के पत्रकार को सुप्रीम कोर्ट रिलीफ दे देता है और मनीष कश्यप को सुप्रीम कोर्ट रिलीफ नहीं देता। आप सोचो कि अगर बिहार का गवर्नर बिहार के एक बच्चे मनीष कश्यप का प्रकरण एक राष्ट्रीय मंच पर कह रहा है, इसका मतलब कि मनीष कश्यप किस स्थिति में पहुंच चुका है। जेल भले ही भेज दिया गया हो, लेकिन वो लड़का अब इस स्थिति में, वो पत्रकार अब इस स्थिति में पहुंच गया कि पूरा देश उसको जाने लगा है। आप सोचिए कि यूट्यूब माध्यम इस्तेमाल किया है उसने, वो यूट्यूबर है या फिर वो एक पत्रकार है। ये बात ऑनरेबल जस्टिस अरविंद कुमार की उपस्थिति में जब उन्होंने की, तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक अद्वितीय बात थी, अपने आप में ही एक बात थी। उन्होंने साथ में कहा कि भाई देखो, एक बात समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट भी या हम लोग भी एक ही मामले में अलग अलग इंटरप्रिटेशन करते हैं। ये संभव है कि हम फंडामेंटल वैल्यूज़ को नहीं जानते,
हम फंडामेंटल राइट, ह्यूमन राइट, हम फंडामेंटल ड्यूटीज, इनकी चर्चा तो करते हैं, इनके आधार पर निर्णय करते हैं, लेकिन हम उसकी वैल्यूज जो जो कोई पत्रकार कह रहा है उसकी, या जो कोई व्यक्ति कह रहा है उसकी वैल्यूज़ नहीं जानते। उसके अंदर का जो 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 योग है वो हम नहीं जानते, उसके जो संस्कार हैं वो हम नहीं जान पा रहे हैं। तो क्या है कि कहीं पर भी फंडामेंटल वैल्यूज़ का कोडिफिकेशन नहीं हुआ, और फंडामेंटल वैल्यूज़ का कोडिफिकेशन चूँकि नहीं हुआ वो हमारे दिमागों में ही रहता है। यानी कि ये जो बात है ये नैरेटिव की है कि देश में नैरेटिव या देश में जो विमर्श है वो विमर्श किस तरफ चला गया है, लोग कैसे सोचने का जो तरीका है वो कैसे सोचते हैं, उनके पास फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन नहीं होती, और फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन न होने की वजह से इस तरह की बातें जब उनके सामने आती हैं तो उसका उनके पास कोई जवाब नहीं होता और उस पर कोई रिप्लाई नहीं दे पाते हैं। परिणाम ये निकलता है कि समस्याएं खड़ी होती हैं। उनका मानना था कि फंडामेंटल वैल्यूज़ पर सुप्रीम कोर्ट या किसी कोई कोडिफिकेशन नहीं हुआ, और फंडामेंटल वैल्यूज़ के आधार पर हम निर्णय नहीं कर रहे हैं। एक ही मामला, एक ही तरह का लेटर, और सुप्रीम कोर्ट ने एक को रिलीफ दिया और दूसरे को रिलीफ नहीं दिया। ये कैसा इंसाफ है? हम जस्टिस डिलीवर्स, इसका मतलब है वैसा नहीं कर पा रहे हैं जैसा होना चाहिए। ये संभव है कि ह्यूमन राइट्स को कंसीडर कर रहे हों, फंडामेंटल राइट्स को कंसीडर कर रहे हों, ये संभव है कि और चीज़ों को कंसीडर कर, लेकिन ह्यूमन वैल्यूज़, फंडामेंटल वैल्यूज़, इनको कौन कंसीडर कर रहा है? इनको कंसीडर करना चाहिए। देश की जो भावना है, देश की जो दिशा है, देश की जो दशा है, देश का जो एंशिएंट कल्चर है, देश का जो अपना स्वभाव है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर कंसीडर होनी चाहिए थी, तभी निर्णय होते, और नहीं तो एटलीस्ट पैरिटी तो होनी ही चाहिए थी। अगर फेक न्यूज़ के मामले में 2 मामले सुप्रीम कोर्ट में आए, उन्होंने ये नहीं कहा कि मनीष कश्यप के साथ सही हुआ या गलत किया, उन्होंने ये कहा कि अगर एक ही बात के 2 मामले सुप्रीम कोर्ट में आते हैं तो एक में रिलीफ मिल जाता है, एक में रिलीफ नहीं मिलता है, ये कैसा इंसाफ है? अभी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट में पढ़ रहा था, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर में पढ़ रहा था, जिसमें हाई कोर्ट ने या नीचे के लोअर कोर्ट ने एक ही डाइंग डिक्लेरेशन है, और वो डाइंग डिक्लेरेशन पति और सास के खिलाफ है। एक के खिलाफ तो उसमें डाइंग डिक्लेरेशन में दहेज हत्या का मुकदमा लग रहा है, एक को छोड़ा जा रहा है। एक ही डिक्लेरेशन में दोनों नाम कि भाई इन्होंने हमको मारा, ऐसा किया, और लेकिन एक को छोड़ रहे, एक को बंद कर रहे। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि भाई ये कैसे हो सकता है, जब एक ही स्टेटमेंट के आधार पर सजा हो रही है तो एक ही स्टेटमेंट पे परिवार के एक व्यक्ति को सजा हो जाए, एक व्यक्ति को सजा ना हो, और सारे फैक्ट सेम हैं, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? अब ये सोचने की बातें हैं कि इनमें हमारे पास कोई फंडामेंटल रिसर्च वर्क है क्या, इसका कोई कोडिफिकेशन है क्या, क्या नहीं कर सकते और किस आधार पर कंसिडर करोगे, ऐसा भी हमारे पास कोई फॉर्मूला या फंडामेंटल प्रिंसिपल नहीं है। हम ह्यूमन वैल्यूज़ को नहीं ध्यान दे पा रहे हैं, हम फंडामेंटल वैल्यूज़ को ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। हम फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ह्यूमन राइट्स, इन पर तो ध्यान दे रहे हैं, लेकिन हम वैल्यूज़ का मतलब है कि देश का जो अपनी वैल्यू है, देश का जो अपना स्वभाव है, देश का जो अपना नेचर है, देश में क्या उचित और क्या अनुचित है, देश की अपनी जो प्रकृति है, उस प्रकृति को हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। हम मूल्य आधारित काम नहीं कर रहे हैं, हम केवल तथ्य आधारित कर रहे हैं, जबकि तथ्यों के पीछे का जो मूल है उसको भी ध्यान देना चाहिए। ऐसा ऑनरेबल गवर्नर का संकेत था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज साहब उसी कार्यक्रम में उपस्थित थे। ये एक बड़ी विशेष बात थी, मुझे लगा कि आपको पता होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।